हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम साइंस विद चार्ली। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आजकल आप लोग को एक दिन में एक ही वीडियो मिल पा रही है, शॉर्ट्स नहीं बन पा रहे हैं, वेरी सॉरी। जल्दी से कोशिश करूँगी कि शॉर्ट्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। तो गला अभी भी ज़्यादा ठीक नहीं है, बहुत अजीब सा हो रखा है। और तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग को बता दूं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बोल रखा था कि नेट से रिलेटेड है, हालांकि नेट के फॉर्मेट में है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो टीजीटी पीजीटी के काम के नहीं है, क्योंकि जैसे कुछ मैचिंग वाले हैं, कुछ असर्शन रीजन वाले हैं, तो वो वाले क्वेश्चन तो आपको ज़्यादातर नेट में ही मिलते हैं। लेकिन जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे आपको भी पता है कि 4 मैचिंग करने वाला अगर है तो आपको टीजीटी पीजीटी के लिए पूरे 4 क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के फटाफट स्टार्ट करते हैं। बीच में खांसी आएगी तो उसके लिए अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। सॉरी उसके लिए, ठीक। तो क्षमा प्रार्थी भी ऐसे बोल के अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चाय कॉफ़ी जो भी आपने नहीं पी है उसको पी लीजिए। मैं भी आज पानी लेकर के बैठी हूँ ताकि मुझे खांसी आए तो मैं फट से पानी पी लूँ फिलहाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे पहले हम लोग, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे कि रेशो में प्रोटीन के, एक सेकेंड इसको हटा देती हूँ। क्या है रेशो में, रेशो में प्रोटीन के मूल तत्व क्या है आपके? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन है, ठीक है, जो फाइबर होते हैं आपके। इसके बाद क्या कहते हैं, तो ये हो गया प्रोटीन के मूल तत्व। जो रेशे होते हैं, रेशे कौन से प्रोटीन वाले आपके? सिल्क है आपका, ऊन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, हम सबको पता है। फिर दूसरा है सेलुलोज से निर्मित तंतुओं में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो इससे बात भी बिल्कुल सही है आपकी। ये आपका है कपास और लिनन, जिसमें आपका सेलुलोज का बना होता है, क्योंकि ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसमें सिर्फ आपका नाइट्रोजन अलग होता है। 2 चीज़ याद हो गई हमें। और जो आपका ऊन होता है उनमें आपका मतलब वूल फाइबर जो हमारा होता है, जिसको हम लोग, इसमें आपका सल्फर भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है कि रेशम में तो नाइट्रोजन होता है और ऊन में नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी होता है। फिर है सेलुलोज से निर्मित, ये आपका हो ही गया। दूसरा, थर्ड है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ। इसको आप लोग जरूर चेस पढ़ना कि धागों की मजबूती टेनेसिटी और कपड़ों की मजबूती को टेंसाइल स्ट्रेंथ के रूप में मापा जाता है। कितना बेसिक और कितना माइनर मतलब लाइन है ये, कि धागों को मजबूती को टेनेसिटी और कपड़ों की मजबूती, यानी कि जो कपड़ा बन जाता है, वस्त्र बन जाता है, जो उसकी मजबूती किससे करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ के रूप में, ठीक है। फिर ये तो सबको पता है कि जो आपका कृत्रिम रेशा होता है वो रासायनिक विधियों से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है फिलामेंट सूत, यानी कि जो आपके लंबे सूत होते हैं, लंबे रेशे होते हैं, उनको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। चमकदार, चिकने, मुलायम होते हैं, इसलिए इन पर बबलिंग नहीं उठती। बबलिंग मतलब आप समझ रहे हैं, जो कुछ कुछ कपड़े होते हैं उनमें क्या होता है, गांठें बन जाती हैं या छोटे छोटे पील्स उभर आते हैं उसमें, है ना। तो जो लंबे रेशे वाले वस्त्र होते हैं उन पे कभी भी जो ये गांठें बनती, मतलब बबलिंग होती है, वो नहीं उठती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर दूसरा है कि जो स्पन सूत होते हैं, स्पन सूत मतलब वही छोटे वाले, ये भी हमें पता है। स्पन सूत जो होते हैं वो आपकी छोटी लंबाई के रेशों से बनाए जाते हैं और ये चमकदार नहीं होते हैं, ये भी हमें पता ही है, बहुत कुछ नया नहीं है इसमें। फिर दूसरा है आपका, कपड़ों में विभिन्नता लाने के लिए जटिल एवं नवीन सूतों का उपयोग किया जाता है। नवीन सूत मतलब जो नवीन रेशे होते हैं कुछ आपके, जो हम लोगों ने सजावटी रेशे पढ़े थे, जैसे आपका फ्लॉक यार्न था, स्लब यार्न था, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करके क्या किया जाता है, कपड़ों में विभिन्नता लाई जाती है। तो 2 धागों का प्रयोग कर लिया जाता है। एक तो इसमें जटिल यानी कि नॉर्मल धागों का प्रयोग कर लिया जाता है, और एक इसमें आपका नए मतलब जो कुछ नॉवेल्टी यार्न होते हैं आपके, उनका यूज़ कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका कार्डिंग तंतु, मतलब जब कार्डिंग वाली प्रक्रिया हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, तंतु जो होता है वो अपनी मौलिक अवस्था में उलझे हुए तथा अशुद्धियों से युक्त होते हैं, मतलब कि उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। बात समझ के? कार्डिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा था कल वाली क्लास में। तो ये हो गया हमारा कि अशुद्धियों से युक्त होते हैं, और कार्डिंग में ही रेशों को, अशुद्धियां उनकी हटाई जाती हैं, इसके बाद रेशों को समानांतर भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि एसीटेट तथा एक्रिलिक शुष्क कताई के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपकी जो ड्राई स्पिनिंग होती है उसके अंतर्गत ये आते हैं। फिर नेक्स्ट है आर्द्र कताई, यानी कि वेट स्पिनिंग जो होती है आपकी, वो मानव निर्मित तंतुओं के निर्माण की प्रथम व्यावसायिक सफल विधि थी, जिसे सेलुलोज और रेयॉन हेतु उपयोग में लाया जाता था। अच्छा, अब है आपका, ये भी कुछ आपके रेशो से ही इंपॉर्टेंट मतलब रिलेटेड है। देखिए, एक आर्मिड होता है, आर्मिड का रेशा है, ये नायलॉन से संबंधित रेशा है। यह अत्यंत सुदृढ़ एवं ज्वालारोधक होता है। ज्वालारोधक का मतलब क्या है? एंटी फ्लेमेबल, मतलब कि आग नहीं पकड़ता है। तो आपको याद रखना, 1 नंबर में कभी भी पूछा जा सकता है। मुझे मिला तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया इसमें। अब एक और है, जो आपका विनयान होता है, ये क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन को संश्लेषित करके प्राप्त किया जाता है।
अधिक उपयोगी नहीं होता है क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक निम्न होता है। मतलब ये बहुत ही कम, उस पर जो इसका गलनांक पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो बहुत ही लो होता है। इस वजह से इसको बहुत अधिक उपयोगी नहीं माना जाता है। आप बस इतना याद रखो कि कार्बन हाइड्रोजन को संश्लेषित करके प्राप्त किया जाता है। फिर है आपका एक पॉलीकार्बोनेट। तो जो आपका पॉलीकार्बोनेट है वो क्या होता है, कार्बोलिक एसिड से निर्मित किया जाता है। इसका उपयोग भी सीमित होता है, लेकिन ये क्या होता है, पॉलिएस्टर से संबंधित होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलीकार्बोनेट किससे संबंधित है, तो आप पॉलिएस्टर बता सकते हैं। फिर है आपका एल्जीनेट। एल्जीनेट जो होता है, इसको कैल्शियम एल्जीनेट नामक पदार्थ से तैयार किया जाता है। जल में घुलनशील होता है। इससे सर्जिकल ड्रेसिंग बनाई जाती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। सब एक एक लाइन आपको बस नोट कर लेना है, चाहे आप रिवाइज कर लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट रख लो। इसके बाद है, ये सब रेशे हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। जो आपका सन होता है, इसे पटसन नामक के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह एक कांटेदार पौधा होता है जो भारत के पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। इससे बने वस्त्र जो होते हैं वो लिनन के स्थानापन्न का कार्य करते हैं। लिनन के स्थानापन्न का मतलब क्या, कि लिनन के रेशों की जगह आप इसका भी यूज़ कभी कभार किया जा सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर है आपका पिना। तो पिना जो आपका होता है वो अनानास के पौधे, यहाँ पर पौधे से प्राप्त किया जाता है। मतलब अनानास की जो पत्तियां होती हैं उनसे इसको प्राप्त किया जाता है। तो पिना जो आपका है, इसको पत्तियों से प्राप्त करने वाले रेशे की कैटेगरी में रखा जाता है। इससे होता क्या है, ये रेशा श्वेत होता है, मुलायम, चिकना तथा मजबूत होता है। इसका प्रयोग चटाई व झोले बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक। यही पूछा जाता है कि पिना जो है कहाँ से प्राप्त होने वाला रेशा है, तो आपको क्या बताना है, पत्तियों से। फिर नेक्स्ट है अबाका। अबाका जो आपका होता है, यह तंतु अबाका नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसका पौधा 10 फीट के लगभग लंबा होता है। ये फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, सुमात्रा में अधिकांश प्राप्त होता है। इसे मनीला भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे मनीला भी कहा जाता है। इसका तंतु सफेद व चमकीला होता है। इसकी भी रस्सियां आज बनाई जाती हैं। इसके बाद है आपका सीसल। सीसल में क्या होता है, ये सीसल के पौधे से प्राप्त किया जाता है। सीसल की फसल लगभग 4 माह में पकती है और जड़ के पास से ही पत्तियां निकलती हैं, जिन्हें तोड़कर रेशा निकाल लिया जाता है। यह भी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा याद रखना है, पर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये जो आपका सीसल होता है ना, ये भी पत्तों से ही प्राप्त किया जाता है। सीसल के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पिना और सीसल ये दोनों पत्तियों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को फटाफट करके अपने घर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मृदा में उपस्थित नाइट्रेट तथा अमोनिया के लवणों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं? 1 सेकेंड। तो क्या होते हैं आपके बैसिलस डिनाइट्रोफिकेशंस, या साल्मोनेला, या स्ट्रेप्टोमाइडस फ्रेडरी, या आपके एरिथ्रिकेस। तो इसमें होता क्या है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में आपको जो नाइट्रेट तथा अमोनिया होते हैं उनको क्या नाइट्रोजन में कौन बदल देता है, तो इसमें जो आपका बैसिलस डिनाइट्रोफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उसको स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका मैचिंग करने वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत मजा आने वाला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, दही से क्या होता है, मतलब दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है आपका, मतलब कि किस बैक्टीरिया की वजह से दूध से दही बन जाता है, तो सभी को पता है लैक्टोबैसिलस लैक्टस, मतलब लैक्टिस। फिर है आपका छाछ या मट्ठा, तो ये किससे बनता है आपका, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ठीक है, 4 के साथ मैच करेंगे। फिर है आपका पनीर, तो पनीर में क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस को मिक्स करते हैं और उससे आपका दूध से पनीर बनता है। फिर आपका योगर्ट, तो योगर्ट में हम लोग कौन सा बैक्टीरिया मिलाएंगे तो जो योगर्ट बन जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ठीक है। तो ये चारों आपको मैच कर लेना, अच्छे से ध्यान में रखना है कौन सा किससे मैच हुआ है। एक एक लाइन में आप आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूटेदार चोली निम्नलिखित में से कहाँ का प्रसिद्ध परिधान है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तो सॉरी उत्तर प्रदेश। तो बूटेदार चोली कहाँ पहनी जाती है, आपके राजस्थान में, ठीक है, ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है वस्त्रों पर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, सभी को पता है, लखनऊ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित परिधान में विशेषताओं पर विचार कीजिए। मलमल का अलंकृत कुर्ता, अलीगढ़ी पायजामा, मलमल की बेल बूटेदार टोपी। तो ये जो तीनों वस्त्र हैं आपके, ये कौन सी जगह से संबंधित है, अलीगढ़, लखनऊ, कश्मीर, भोपाल। तो ये आपका कहाँ से संबंधित है, लखनऊ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विभिन्न पेशों के लिए विशिष्ट वर्दी की शुरुआत भारत में किसने आरंभ की, मुगलों ने, ब्रिटिशों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने। तो जो आपके ब्रिटिशर्स थे उन्होंने विशिष्ट वर्दियों की शुरुआत करी थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के काल में चित्रगुप्ता शब्द किस परिधान के लिए भारतीय शब्द था, लुंगी, कुर्ता, साड़ी, बुर्खा। तो इसमें जो आपका था वो क्या था, बुर्खा था, ठीक है। डी के साथ जाएंगे आप लोग, यानी कि बुर्खा के साथ, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताएं कहाँ के पुरुषों के परिधानों की हैं? दुढेकवा धोती, अंगरखा, बंधरी वाली मोड़दार पगड़ी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो ये तीनों तरह के जो वस्त्र होते हैं आपके कहाँ पर पहने जाते हैं? गुजरात में। ठीक है, सी के साथ हम लोग चले जाएंगे, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका मैचिंग वाला है कि जो आपके जोसेफ मतलब किस चीज़ का किसने इन्वेंशन किया है? तो आपके जोसेफ लिस्टर जो हैं उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी की मतलब आविष्कार किया था। आप लोग एक सेकेंड रुकिए थोड़ा। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया। फिर जो आपके क्लेब्स थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिप्थीरिया जैसी डिजीज के बारे में हमें बताया। फिर आपके एमिल रॉक्स हैं, एमिल रॉक्स ने आपको क्या बताया? गोनोरिया के बारे में बताया। ये आपकी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, और बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन का मतलब ही होता है बीसीजी की वैक्सीन। तो जो आपके कैलमेटी हैं उन्होंने बीसीजी की वैक्सीन का आविष्कार किया। तो ये भी चारों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, मैं एक बार इससे मैच कर देती हूँ, यहाँ पर दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझे याद आ गई, मैं आप लोगों से पहले बता दूं कि मैंने गलती से एक वीडियो में अभी जब हम लोगों ने वस्त्र से संबंधित वीडियो करी थी मतलब क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें मैंने जूट के पौधे की जो लेंथ थी वो मैंने 10 से 12 फीट बता दी है। लेकिन जूट के पौधे की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? वो आपकी 6 to 12 फीट होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कितनी होती है? 6 to 12 फीट। कहीं कहीं पे आपका 5 से 12 फीट भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 6 से 12 फीट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा संदालिन जो वस्त्र होता है वो कहाँ का फेमस वस्त्र है? आपका सिंध का। ठीक है, फिर कैलिको है, तो कैलिको वस्त्र आपका कालीकट से आया है। फिर ब्रोकेड आपका बनारस से आया है, और पीताम्बर आपका कहाँ से आया है? हैदराबाद से आया है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट पे मैचिंग के लिए भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है गोल गले का कुर्ता व धोती कहाँ पे पहनते हैं लोग? तो पश्चिम बंगाल में पहनते हैं। फिर है आपका पीताम्बर पैठड़ी वस्त्र, ये कहाँ पहना जाता है? आपका हैदराबाद में पहना जाता है। फिर है 40 कली का घाघरा, ये कहाँ पहनते हैं? आपके राजस्थान में। और जो आपका दुढकवा है वो आपका पहनते हैं गुजरात में। तो ये चारों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ये भी अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे पे आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है, हमें मैचिंग करनी है। कुछ वस्त्र हैं जिनको हमें उनके एरिया से मैच करना है। तो कांथा आपको कहाँ मिलता है? कांथा आपका मिलता है पश्चिम बंगाल में, सभी को पता है। फिर चकला आपका मिलता है चकला आपका कहाँ मिलता है? काठियावाड़ में। फिर आपका चंबा रुमाल है, चंबा रुमाल कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश में। फिर आपका सुजनी जो कहाँ से रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए ये भी आप मैच कर लिया आपने। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रॉन्ग है, मतलब कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो क्या गलत है हमारा? जरी कला का संबंध बनारस से है, या फिर चिकनकारी लखनऊ की प्रसिद्ध वस्त्र परिसज्जा कला है, एंग्लो इंडियन एम्ब्रॉयडरी मुंबई की कढ़ाई कला है, कसूती कढ़ाई कला कर्नाटक मैसूर के आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें आपसे सबसे गलत वाला कौन सा वो पूछ रहा है। तो आपका ए भी सही है, बी भी सही है, और आपका डी भी सही है। जो आपका सी है यहाँ पर, सी आपका जो है वो सही आंसर नहीं है, तो इसलिए हम लोग सी के साथ जाएंगे। किसके साथ? सी। चलिए अब ये हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा ये बस ये मुझे थोड़ा सा पॉइंट मिल गया इसलिए मैंने बस लिख दिया इसमें। देखिए जो आपका एनोसोमिया है वो सूंघने में असमर्थ, मतलब कोई व्यक्ति क्या होता है, उसकी घ्राण शक्ति खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, या बिल्कुल से वो डिसेबल हो जाता है, आप कह सकते हो, सूंघ नहीं पाता किसी चीज़ को। डिस्ग्यूसिया हम लोग जैसे पढ़ते हैं, डिस्ग्यूसिया से ही आपका एग्यूसिया बना हुआ है, तो स्वाद ना ले पाना, स्वाद चला जाता है पूरी तरीके से। इसके बाद है आपकी वर्णांता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। ये कैसी एक बीमारी, एक सेकेंड, ये कैसी बीमारी है आपकी? एक आनुवंशिक यानी कि एक जेनेटिक डिजीज है ये, और ये क्या होती है? पुरुषों में अधिक होती है। क्यों पुरुषों में अधिक देखने को मिलती है? क्योंकि जो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो फोटोपिगमेंट्स के वाहक होते हैं, और आपको पता है एक्स क्रोमोसोम्स तो फीमेल में भी पाया जाता है और मेल में भी पाया जाता है। तो जो मेल में एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो फोटोपिगमेंट्स के वाहक होते हैं, दैट्स वाई ये पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कह सकते हो आपकी पुरुषों को ज़्यादा कलर नहीं पता चल पाता है, जैसे हम लोग इतना कैटेगराइज कर लेते हैं, लाइट ब्लू, ये ब्लू, मैरून ब्लू, ऐसा ब्लू। ठीक है, तो आप एक कह सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी मैचिंग मैचिंग खेलना है। छोटी माता कैसे होती है? मतलब वायरस की वजह से। कौन से वायरस से होती है थोड़ा बताना आप लोग। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी की वजह से होता है। टाइफाइड कहाँ से होता है?
साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ठीक है। अस्थमा आपका फफूंद की वजह से होता है। ये भी आपका हो गया, 4 क्वेश्चन आपके बन के तैयार हो गए, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर आपका बैसिलस पेचिस। तो जो बैसिलस पेचिस होता है वो कहाँ से फैलता है आपका, या किस वजह से होता है? तो अगर नमी वाले स्थान पे या पके हुए भोजन को आपने बहुत नमी वाले स्थान पे रखा हुआ है तो ये वाला इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। मतलब बैसिलस डिसेंट्री आपको हो सकती है। फिर आपका डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया जो होता है वो पशुओं द्वारा दूषित मिल्क से भी फैल जाता है। फिर अमीबिक डिसेंट्री यानी कि अमीबिक पेचिस। अमीबिक पेचिस क्या होती है? नालियों का दूषित जल, नालियों के दूषित जल से या नालियों के आसपास की सब्जियां या कोई भी भोज्य पदार्थ आपने वहां पे बिक रहा है और आपने खा लिया तो उससे आपको अमीबिक डिसेंट्री हो सकती है। और बॉटुलिज्म क्या होता है? ये होता है आपका डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ। डिब्बाबंद वाला भोजन अगर आप अधिक मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म इन्फेक्शन आपको हो सकता है। फिर नेक्स्ट है चिकित्सा आहार में। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा नया है लेकिन मेरे लिए तो नया ही, मैंने नहीं देखा था। देखिए, चिकित्सा में आहार के महत्व को सबसे पहले विश्व परिदृश्य में लाने का काम किसने किया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, विलियम नाइटिंगेल ने, या विलियम विल्स ने? तो ये वाला काम जो है मतलब कि आहार के डाइट के महत्व को बताने वाला काम किसने किया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ठीक है। नर्स के लिए भी इन्होंने ही सबसे पहले वो किया था, आप लोगों को पता ही होगा, इनकी स्टोरी मैंने एक दिन पढ़ी थी। तो उसमें वहाँ पर इन्होंने बहुत सारा युद्ध वगैरह हुआ था तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी मदद करी थी युद्ध में जो घायल लोग थे। और तो वहाँ पर ही इन्होंने इसका भी इन्वेंशन किया था, ठीक है, डाइट को लेकर के। फिर यहाँ पे फिर कितना मैच करना है आज हमें, बहुत मैचिंग करनी है। देखिए हैज़ा क्या है? हैज़ा कैसे फैलता है आपका? विब्रियो कॉलरी की वजह से। फिर प्लेग आपका, तो प्लेग आपका फैलता है इससे, पॉस्चरेला पेस्टिस, ठीक है। फिर है आपका कुष्ठ रोग, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। डायरिया आपका बैसिलस कोलाई से। तो ये भी हो गया, हमारा चारों मैच हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है सॉरी हाँ, देखिए निमोनिया आपका कैसे फैलता है? निमोनिया फैलता है न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से। टिटनेस कैसे फैलता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से। टाइफाइड कहाँ से फैलता है? साल्मोनेला टाइफी। काली खांसी बॉर्डेला पर्ट्यूसिस। ये भी आपके 4 क्वेश्चन बन करके तैयार हो गए, ठीक। फिर है आपका कि निम्नलिखित में किसका उपयोग चाय की पत्तियों में से कड़वाहट हटाने के लिए किया जाता है? बैसिलस सबटिलिस, या बैसिलस मेगाथीरियम, या बैसिलस लैक्टिस, या बैसिलस माइक्रोकोकस, ठीक है। तो ये जो आपका चाय पत्ती की कड़वाहट दूर करने के लिए यूज किया जाता है बैसिलस मेगाथीरियम। बी के साथ जाएंगे, किसके साथ? बी के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है? एहरनबर्ग को, रॉबर्ट कोच को, एंटोनी लॉन ल्यूनहॉक को, या कैलमेटी को? तो जीवाणु विज्ञान का पिता सबको पता है, एंटोनी लॉन ल्यूनहॉक को कहा जाता है। तो ये हमारा सी आंसर करेक्ट हो गया। अच्छा, बस इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए, आज हम लोगों ने इतने ही क्वेश्चन किए। आगे हम लोग अभी क्लास पूरी बन नहीं पाई थी, अभी हम लोग धागे का वो पढ़ेंगे, यार्न काउंट पढ़ेंगे। तो उसका कल वीडियो हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि आज पूरी पीपीटी मैं कंप्लीट कर लूँगी तो मैं प्रॉपर आपको लेकर के आऊँगी। तो ऐसे थोड़ा टाइम लगता है ना कि मटेरियल ढूंढना, फिर अच्छे से सेटअप करना, फिर उसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, टाइप करना, सब कुछ सोचना लिखना, ठीक है। तो अभी इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन किया और ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि ऐसे ही क्वेश्चन है ये। और इसमें यहाँ से आपकी अच्छी खासी समझ भी बनेगी और क्वेश्चन आपको मिले भी हो सकता है भाई, है ना। क्योंकि क्वेश्चन आपके कहाँ से मिल जाएंगे कोई ज़रूरी नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, अच्छे मतलब थोड़े अलग थे। जैसे परिधान वाला था, इसके बाद फिर ये मैचिंग वाला, ये मुझे थोड़ा अलग लगा, जोसेफ लिस्टर वाला, एमिल रॉक्स का, ठीक है। तो चलिए आप लोग फिर फटाफट अपना रिवीजन करिए। हम लोग आते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और मिलेंगे तब, कल मिलेंगे हम लोग किसके साथ? कल हम लोग पढ़ेंगे यार्न काउंट, ठीक है। यार्न काउंट पढ़ेंगे। कितनी बेकार राइटिंग लिख रही हूँ मैं, देखो। चलिए अब सभी को बाय बाय। बाय बाय, गुड डे। चलो आप लोग